नमस्कार। आज 3 जनवरी 2026 की सुबह दुनिया एक बिल्कुल अलग हकीकत में जागी है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक ऐसी घटना है जिसके झटके मुझे लगता है पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। बिल्कुल। हमारे पास आज के इस विश्लेषण के लिए बहुत कुछ है। न्यूज एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, रक्षा विशेषज्ञों के विश्लेषण हैं, दोनों सरकारों के बयान भी आ रहे हैं और कुछ मानवाधिकार संगठनों की शुरुआती टिप्पणियां भी हैं। हाँ, तो हमारी कोशिश ये समझने की है कि ये सब हुआ कैसे, और इससे भी जरूरी सवाल कि क्या ये घटना 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय नियमों को हमेशा के लिए बदलने वाली है। बिल्कुल। आज हम सिर्फ खबरें नहीं दोहराएंगे, हम इन सभी स्रोतों को मिलाकर कहानी के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। सही। ये सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर एक बहुत ही बोल्ड और खतरनाक चाल है। तो चलिए देखते हैं कि ये चाल चली कैसे गई। ठीक है, तो इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले हुआ क्या। हमारे स्रोत बता रहे हैं कि आज सुबह सुबह अमेरिकी लड़ाकू विमानों और स्पेशल फोर्सेस ने राजधानी काराकास और उसके आसपास हमला किया। हाँ, और शहर के लोगों ने कम से कम 7 बड़े धमाकों की आवाज सुनी है। 7 धमाके। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत कुछ बताती हैं। ये कोई अंधाधुंध बमबारी नहीं थी। निशाना बनाया गया है मिलिट्री बेस, एयरपोर्ट्स और सबसे जरूरी कम्युनिकेशन सेंटर्स को। अच्छा। ऐसा लगता है कि उनका प्लान बिल्कुल साफ था। वेनेजुएला की आर्मी का नर्वस सिस्टम ही तोड़ दो ताकि वो ठीक से जवाब ही न दे पाए। तो ये एक बहुत ही सोची समझी सर्जिकल स्ट्राइक लगती है। बिल्कुल। और इसके जवाब में वेनेजुएला की सरकार ने पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दी है। मतलब साफ है कि जमीन पर हालात बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण है। हाँ, नेशनल इमरजेंसी का मतलब है कि सरकार को आम नागरिकों के अधिकार सीमित करने का अधिकार मिल जाता है। सेना सड़कों पर आ सकती है। ये देश के अंदर एक बहुत बड़ी उथल-पुथल का संकेत है। अब उस खबर पर आते हैं जिस पर सच कहूं तो मुझे पहली बार में यकीन ही नहीं हुआ। एक सिटिंग प्रेसिडेंट दूसरे देश में पकड़ लिया गया। ये तो किसी फिल्म की कहानी लगती है। अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा यही है कि उनके विशेष बलों ने एक ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। और बयान ये भी कहता है कि उन्हें मुकदमे के लिए अमेरिका लाया जा रहा है। ये तो कल्पना से भी परे लगता है। किसी देश की संप्रभुता पर इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के ताबूत में कील ठोकने जैसा है। किसी भी देश के देशिंग राष्ट्राध्यक्ष को जो अभी पद पर है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ इम्यूनिटी यानी छूट मिली होती है। सही। उसे इस तरह पकड़ना सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं है, ये उस देश के अस्तित्व पर, उसकी पहचान पर एक खुला हमला है। इसके जो कूटनीतिक नतीजे होंगे वो बहुत गहरे और लंबे समय तक चलने वाले हैं। तो ये सत्ता बदलने की एक सीधी और जबरदस्ती वाली कोशिश है। हाँ, और ये एक बहुत खतरनाक मिसाल कायम करता है। किसी देश के राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ लेना, हाँ, ये इतना बड़ा कदम है कि दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, आखिर नौबत यहाँ तक पहुंची कैसे। अमेरिका ऐसा करने पर मजबूर क्यों हुआ, या उसने ऐसा करना जरूरी क्यों समझा। आधिकारिक तौर पर क्या कहा जा रहा है। आधिकारिक बयान में अमेरिका ने नार्को आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया है। नार्को आतंकवाद। हाँ, उनका कहना है कि मादुरो सरकार ड्रग्स की तस्करी में सीधे तौर पर शामिल थी और वेनेजुएला एक नार्को स्टेट बन गया था जो अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा था। ये तो आधिकारिक पक्ष है, लेकिन हमारे ही एक स्रोत जो एक मानवाधिकार संगठन की रिपोर्ट है, इस पर सवाल उठाता है। बिल्कुल। उनका कहना है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और इन्हें कभी भी किसी स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय अदालत में साबित नहीं किया गया है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां दिख रही हैं। और ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। आधिकारिक कारण अक्सर असली कहानी पर पर्दा डालने का काम करते हैं। अगर हम विश्लेषकों की राय देखें तो वो 2 और बड़ी वजहों की तरफ इशारा कर रहे हैं। अच्छा। पहली वजह जो किसी से छिपी नहीं है वो है तेल। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है। और जहां तक मुझे याद है, हमारे सूत्रों में यह भी बताया गया था कि ये सिर्फ कच्चा तेल नहीं है। वेनेजुएला का तेल भारी और गाढ़ा है जिसे रिफाइन करना मुश्किल है। सही। और दुनिया की कुछ ही रिफाइनरीज ऐसा कर सकती हैं, जिनमें से ज्यादातर अमेरिका में हैं। तो ये नियंत्रण सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि उसकी पूरी सप्लाई चेन पर है। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ तेल निकालना नहीं है, ये उसे इस्तेमाल के लायक बनाने की पूरी प्रक्रिया पर कब्जा करने की बात है।
और दूसरी बड़ी वजह है भू राजनीति। मतलब इस पूरे इलाके पर अपना दबदबा कायम करना। हाँ, पिछले एक दशक में लैटिन अमेरिका में चीन और रूस का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। इस पर हमारे पास एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा भी है। एक स्रोत बताता है कि पिछले 5 सालों में चीन ने लैटिन अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में रूस से 3 गुना ज्यादा निवेश किया है। 3 गुना? तो ये सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये एक आर्थिक दौड़ में पिछड़ने का डर भी हो सकता है। निश्चित रूप से ये अमेरिका की तरफ से एक तरह का चेकमेट मूव हो सकता है, ये बताने के लिए कि लैटिन अमेरिका आज भी उसका बैकयार्ड है और वो यहाँ किसी और खिलाड़ी को अपनी पकड़ बनाने नहीं देगा। तो कहानी सिर्फ ड्रग्स की नहीं है। नहीं, कहानी डॉलर, तेल और दबदबे की भी है। मतलब ये रात भर में लिया गया फैसला नहीं है, इसकी जमीन तो बहुत पहले से तैयार हो रही थी। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये घटना अचानक नहीं हुई। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते पिछले 15-20 सालों से लगातार खराब हो रहे थे। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ से अपने राजदूत तक वापस बुला लिए थे। और 2019 का राष्ट्रपति संकट भी तो था, जब अमेरिका ने मादुरो की जगह विपक्ष के नेता जुआन ग्वाइडो को वेनेजुएला का असली राष्ट्रपति मान लिया था। बिल्कुल। वो भी तो एक तरह से सत्ता बदलने की ही कोशिश थी, बस बिना सेना के। हाँ, वो एक कूटनीतिक कोशिश थी जो नाकाम रही। उसके बाद से ही ये तनाव और गहराता गया। तो आज जो हुआ है वो सालों से सुलग रही आग का भड़कना है। ये उस नाकामी का सीधा नतीजा भी हो सकता है। हो सकता है। तो जाहिर है दुनिया में इस पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया हो रही होगी। क्या कोई देश अमेरिका के समर्थन में आया है? शुरुआती प्रतिक्रियाएं तो बिल्कुल उल्टी कहानी कह रही हैं। अच्छा। सबसे तीखा बयान आया है लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील से। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन और एक अस्वीकार्य कार्रवाई बताया है। ये तो बहुत कड़ा बयान है। और ये सिर्फ ब्राजील की बात नहीं है, कई दूसरे लैटिन अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने भी गहरी चिंता जताई है और इस मामले को तुरंत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठाने की मांग की है। तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस मुद्दे पर कूटनीतिक रूप से बिल्कुल अकेला पड़ सकता है। हाँ, उसे शायद अपने सबसे करीबी सहयोगियों से भी वो समर्थन न मिले जिसकी उसे उम्मीद थी। और खुद वेनेजुएला के अंदर से क्या आवाज आ रही है? वेनेजुएला की सरकार, मतलब जो भी बची खुची है, उसने इसे साम्राज्यवादी हमला और बर्बरता कहा है। उन्होंने देश के लोगों से अपील की है कि वो इस विदेशी आक्रमण के खिलाफ उठ खड़े हों और अपनी संप्रभुता की रक्षा करें। ये बहुत ही खतरनाक अपील है। बहुत ज्यादा, क्योंकि इससे देश के अंदर एक बड़े पैमाने पर प्रतिरोध या गृह युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। तो इन सब का मतलब क्या है? आगे क्या हो सकता है? क्या कोई एंड गेम दिखाई दे रहा है? फिलहाल तो एंड गेम नहीं, बल्कि और ज्यादा अनिश्चितता दिख रही है। हमारे स्रोत 3 बड़े और तत्काल प्रभावों की ओर इशारा कर रहे हैं। ठीक है। पहला तो खुद वेनेजुएला के अंदर मादुरो के हटने से जो एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का खालीपन पैदा होगा, उसे भरने के लिए कई गुट आपस में लड़ सकते हैं, जिससे देश में और ज्यादा हिंसा और अराजकता फैलने का डर है। बिल्कुल। और वेनेजुएला के बाहर पूरे लैटिन अमेरिका पर इसका क्या असर होगा? वो दूसरा बड़ा प्रभाव है। इस कार्रवाई से पूरे महाद्वीप में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा और नफरत की एक नई लहर उठ सकती है। जो देश अमेरिका के दोस्त माने जाते थे, वो भी शायद अब उससे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पूरे क्षेत्र में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और तीसरा असर, जो शायद हम सबको अपनी जेब पर महसूस होगा। बिल्कुल, वो है आर्थिक असर। वेनेजुएला दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से है। सही। वहां पर किसी भी तरह की अस्थिरता या लड़ाई का सीधा मतलब है तेल की सप्लाई में रुकावट, और जब सप्लाई कम होती है तो कीमतें आसमान छूती हैं। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो पहले से ही कई मुश्किलों से गुजर रही है। निश्चित रूप से। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो तस्वीर ये बनती है, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला करके राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने का दावा किया है। वजह बताई गई है नार्को आतंकवाद, लेकिन असली कहानी तेल, पैसे और इस इलाके में चीन रूस के बढ़ते प्रभाव को रोकने की लगती है। सही। और इस एक तरफा कार्रवाई ने अमेरिका को दुनिया में, खासकर अपने पड़ोस में, अकेला खड़ा कर दिया है। हाँ, स्रोतों ने हमें क्या हुआ और क्यों हुआ की एक साफ तस्वीर दी है, लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है वो ये है कि जब बंदूकें शांत हो जाएंगी और सैनिक वापस चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? एक बहुत बड़ा सवाल। वेनेजुएला में सत्ता के इस खालीपन को कौन भरेगा, और क्या ये घटना 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय कानून
और किसी भी देश की संप्रभुता के भविष्य के बारे में कोई खतरनाक संकेत देती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिन और महीने तय करेंगे।